नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और भाऊ के साथ आज फिर महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावी नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे। भाजपा में मुंबई में ही जश्न नहीं है, दिल्ली में, लखनऊ में सब जगह मिठाई और पटाखे हैं, लेकिन इस जीत की हकीकत क्या है? ये जीत मिली कैसे और ये जीत किसकी है और इस जीत के पीछे किसकी जीत छिपी है? बहुत सारा धुरंधर देवेंद्र चल रहा है ना, धुरंधर देवेंद्र। तो ये पूरी कहानी समझने के लिए आपको ये चुनाव में 15,000 रुपए बीएमसी में, मुंबई में 15,000 रुपए पर फैमिली, 3,000 का लिफाफा, मिक्सर ग्राइंडर घर घर जो पहुंचा, वहां से लेकर के मशीन मशीन में वीवीपैट नहीं, ईवीएम में वीवीपैट नहीं लगा इस बार। रात में जो 3 दिन जो चुनाव आयोग 3-3 दिन मतदान प्रतिशत नहीं बता पाता है, रात में मतदान खत्म होता है और सुबह गिनती कर डालता है, गिनती करने का नियम बदल देता है, मार्कर से स्याही लगाता है उंगली पर, और एक ही परिवार 5-5 अलग अलग जगहों पर मतदाता बना दिया जाता है। इतने सारे तिकड़म के बाद भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। बाउंड्री लाइन पर भी क्या मतदान जो फेज वाइज हुआ, 2-2 करके, क्या आखिरी वक्त में ये बाउंड्री के पार करवाया गया या बाउंड्री पार हुई? 114 पे बहुमत और 118 सब जोड़ के, दोस्त मित्र भाई बंधु सब जोड़ करके, मेरे परिवारजनों, मोदी के जो परिवारजन, वो पूरा परिवारजन जोड़ के 118 पहुंचे, 114 चाहिए। पूरे देश में हेडलाइन क्या बनाई जा रही है? कहां पर रह गई वो 5 कमियां जिनकी वजह से उद्धव और राज हो गए साफ? उद्धव ठाकरे को साफ बोल देना कि उद्धव ठाकरे फैमिली खत्म हो गई, ये कितना जायज है, कितना दुरुस्त है, ये सब समझेंगे। भाऊ को ले आइए जरा, और रात के अंधेरे में जो लाठियां चली हैं वो भी हम दिखाएंगे। कांग्रेसियों पर लाठियां क्यों चली? उद्धव के दफ्तर में क्यों तोड़फोड़ हुई? ये आखिर क्या? जीत के जश्न में तो ऐसा नहीं होता। ये बॉर्डर पर अटकने की खींच तो नहीं थी। मैं ये खींच और बौखलाहट मानता हूं, नहीं तो जीत के जश्न में तो मोदी जी सिर्फ चिढ़ाते हैं, सिर्फ चिढ़ाते हैं। तो ये मारपीट पे क्यों आए, लाठी पे क्यों आए? ये बहुत सारे सवाल हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन। लाइए भैया, शुरू करिए जरा, दिखाइए। ये वलसा, ये सबसे पहले ये देख लीजिए, ये बहुमत का 114 अंक है। ये पूरा कंप्लीट नहीं है, 220 है ये आंकड़ा, और आगे बढ़ चुका है, लेकिन बीजेपी प्लस 118 पर ही है। शिवसेना प्लस यूबीटी और कांग्रेस, इन सबको जोड़ करके ये 98 पार हैं। और जो होता ना कि समान विचार वाले, वो सब जो निर्दलीय वगैरह जोड़ करके ये 105 के करीब है। 105 से 106 की गिनती बैठ रही है 114 में। 3 अजीत पवार के भी हैं, शरद पवार वाली जो है एनसीपी एक ही जीत पाई है। तो ये आंकड़ा, और 72 में भी आप 8, ये 72 का शायद 72 से भी आंकड़ा शायद 72-73 हो चुका है लेटेस्ट, क्योंकि बिल्कुल जो फाइनल बिल्कुल सीटें हुई हैं, नतीजे आए हैं, उनमें 1-2 सीट ऊपर नीचे हुई है। तो ये आप देखिए बिल्कुल बाउंड्री पर है। भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए एक और खतरे घंटी हम चर्चा में लाएंगे। मैं इंट्रो में बता दूं कि सवाल, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र 80% स्ट्राइक, 88% स्ट्राइक रेट, बिहार 88% स्ट्राइक रेट, उसके बाद बीएमसी स्ट्राइक रेट देखिएगा आप लोग। यानी अब और आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार भाऊ, मैं तो कई बार थोड़ा निराशा वाले भाव भी जताता हूं, लेकिन भाऊ कहते हैं कि यार ये कितनी भी बेईमानी करेंगे, एक ऐसा समय आएगा कि सारी बेईमानी करके हार जाएंगे। तो उम्मीद का दीपक ऐसे जलाए रखना है हम लोगों को, सारी बेईमानी करके। तो सोचिए, सारी बेईमानी करके अगर ये स्ट्राइक रेट है, मिल करके
इकट्ठा होकर के ये स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट तो 51-52% का है, 51-52% वाला स्ट्राइक रेट। 88 से गिरे और हथकंडे सारे अपना लिए। आप सोचिए ये जीत है कि हार है। आगे चलिए, अब दिखाते हैं, और चीजें जुड़ेंगी तो और क्लियर होगा। ये प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, लाठी चार्ज फॉर एक्सपोजिंग बैटर्न वोट चोरी इन मुंबई एट द, ये फुल कर दो भैया, थोड़ा दिखे साफ साफ। हाँ, एट द काउंटिंग सेंटर फॉर वार्ड 180, कांग्रेस कैंडिडेट्स एंड वर्कर्स नोटिस्ड ए सीरियस एंड शॉकिंग ब्रीच. The EVM seals of two machines was tampered with and the mandatory signature of the presiding officer was missing. दो मशीनें ऐसी थी 180 नंबर में जिनमें जो सील था वो टेम्पर्ड था और प्रिसाइडिंग अफसर पीठासीन अधिकारी के दस्तखत के बगैर ये मान्य ही नहीं होगा, वो दोनों पर पीठासीन अधिकारी के दस्तखत गायब थे। The AAP and AIMIM candidate also raised strong objections and joined the protest. कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और AIMIM के कैंडिडेट भी शामिल हुए प्रोटेस्ट में। When questioned, the returning officer and election officials admitted the flaw, yet shirked responsibility and took no action to stop the counting, effectively allowing vote चोरी to continue. ये एक्सेप्ट किया आरओ और चुनाव अधिकारियों ने, उसके बावजूद काउंटिंग नहीं रोकी और वोट चोरी को अलाउ कर दिया। कांग्रेस वर्कर्स स्टूड देयर ग्राउंड डिमांडिंग व्हाट द लॉ रिक्वायर्स, ए रिटन एडमिशन ऑफ द ब्रोकन ईवीएम सील एंड एन इमीडिएट हाल्ट टू काउंटिंग। कांग्रेस के वर्कर जो चाहते थे, जिसलिए वो संघर्ष कर रहे थे कि रिटर्न में ये दिया जाए, क्योंकि आगे अदालत का रास्ता खुला रहे, रिटर्न में दिया जाए कि ईवीएम की सील टूटी हुई थी और काउंटिंग तत्काल रोक दी जाए। इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द इलीगैलिटी, द इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड द पुलिस रिस्पॉन्डेड विद फोर्स। जो अवैध काम हो रहा था उसको दुरुस्त करने के बजाय चुनाव अधिकारियों और पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। एक्टिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम दिस अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, the police resorted to lathi charge against Congress workers who were merely exercising their democratic right to protect electoral malpractice. अब ये जो अनडेमोक्रेटिक सरकार है, इस देखिए इसका कमाल कि ये जो पकड़ा गया, इसको दुरुस्त करने के बजाय, माफी मांगने के बाद बजाय रिटर्न में देने के बजाय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया। The partisan conduct of election officials is now out in the open. Every attempt was made to silence legitimate questions, and the police aided in covering up this breach. Only after midnight did the RO finally acknowledge this massive violation of protocol, and even then did absolutely nothing. एक्सेप्ट भी किया आरओ ने फाइनली आधी रात को, लेकिन किया कुछ नहीं। इवन देन डिड एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं किया। ये विशुद्ध वोट चोरी है। वी डोंट एक्सेप्ट द रिजल्ट इन वार्ड 180, हम रिजल्ट स्वीकार नहीं करेंगे वार्ड 180। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दिखा रहा हूं, हमने शुरू में दिखाया ना, सिर्फ 4 सीट से हैं ये सरकार में, बीएमसी में सिर्फ 4 सीट। ये 180 का एग्जाम्पल है। 4 से 1 घटाइए 3, ऐसे ही अगर 227 नाप देंगे तो इतने के बाद ही आ जाएंगे 95 पे, सिंधे उंदे सबके साथ ये 90-95 पे आ जाएंगे। दिखाइए विजुअल, विजुअल दिखाइए। गदी चोर, गदी चोर, गदी चोर, गदी चोर, गदी चोर।
तो ये देखिए ठीक ठाक चले मुझे जा रहा है। एक तो ये मुझे विकल्प आशीष जी, फार्मूला ये पूरे मुझे देश में अपनाया जा रहा है। मुझे बिहार याद आ गया कि बिहार में स्ट्रांग रूम में जब ट्रक घुसा हाँ 7 साढ़े 7 बजे और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां प्रोटेस्ट करने वाले लोग बोल रहे थे कि स्ट्रांग रूम में ये ट्रक क्या कर रहा है इतने सारे डब्बों के पीछे। 7:30 बजे शाम को ट्रक घुसा, रात को 12 बजे सब ट्रक की मशीनें मशीनें उतार ली होगी। जब डब्बे खाली हो गए तो डीएम ने खाली डब्बे दिखाए और उसके बीच में वो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे लाठीचार्ज हो गया, कईयों के सर फूट गए, उसमें 2-3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। तो वही बिहार यहाँ देखने को मिला। मैं पहली बार बीएमसी के मतलब महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उत्तर भारतीय किसी राज्य का चुनाव देख रहा हूँ या महाराष्ट्र का चुनाव देख रहा हूँ। गोलियां चली, राड़ा हुआ, उम्मीदवारों को मारा गया, सर फोड़े गए, सर खोले गए, लोग अरेस्ट हुए, बाहर के लोग को लाने की बात हुई कि बसें लगा कि कर्नाटक से लोग आ रहे हैं, ये आरोप लगे। उसके बाद 2 नकली मतदाता पकड़े गए, बोगस मतदाता पकड़े गए, ये सारा हथकंडा अपनाया गया। उसके बाद ये मशीन का तो सारा आपके सामने है। उन्हें प्रोटेस्ट भी किया, पत्र भी लिया, दिखाया। इतना करने के बावजूद क्या पाया? बीएमसी ने जो पुराना इलेक्शन था 1999 में 19 जो पुराना जो पिछला इलेक्शन था 9 साल पहले का, हाँ सर, हाँ, उसमें और आज के टोटल टैली में महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 273 सीटें ज्यादा करा पाई। इतना करने के बावजूद इस बार 1372 सीटें उनके पास है टोटल महाराष्ट्र में। पिछले बार 1099 थी, 1099। तो आपने इतना कुछ करने का था और बीएमसी में आपके पास बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें बढ़ी है पिछले टैली में, और इसमें सिर्फ 3 सीटें बढ़ी है। 3 सीट सोचिए, 3 सीट बढ़ी है। इतना करने के बावजूद, और यदि ये नहीं करते तो ये 50 के नीचे सिमट जाते। ये सब खेला करने के बाद भी पूरा भानुमति का कुनबा जोड़ना पड़ा, तब जाके सत्ता क्लेम करनी पड़ी। उद्धव ठाकरे को सत्ता से दूर रखने के लिए पापड़ बेलने पड़े। ऐसा नहीं कि बीजेपी अपने बलबूते पे चलो शिंदे को साथ में रखा। बीजेपी शिंदे दोनों मिलकर और उसके बाद अजित पवार और अन्य भी जोड़ के सब जाके सबको जोड़ के, अठावले का तो सीट ही नहीं, एक शायद मिला होगा, वो तो सब जोड़ के आपको सरकार बना पाए। और पार्टी तोड़ी। पिछले और इस इलेक्शन में फर्क बताता हूं, शिवसेना तोड़ी, राष्ट्रवादी तोड़ी। पैसा जो चला महाराष्ट्र में, ऐसा 2014 के बाद जो पैसे का चलन चला है चुनाव में, ऐसा कभी महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। 15-15 हजार रुपए का वोट का एक 10,000 का रेट तो नासिक में सुनवाया था मैंने। इतना होने के बावजूद क्या किया आपने? तो आपने सिर्फ 237 सीटें ज्यादा ली। क्या कॉस्ट पे ली आप समझ सकते हैं। ये जितना मराठी जो है लैंग्वेज में वीडियोज या चिट्ठियां आती हैं, पढ़ने में इतनी दिक्कत होती है, तो उसका विकल्प एक हमने किया है कि मराठी हमारे बहुत दर्शक हैं, जो मराठी भाषी हैं बहुत दर्शक हैं, तो इसलिए न्यूज लॉन्चर का मराठी चैनल आप उसको थोड़ा सा देखना शुरू करिए। उस पर 2-4 दिन में रेगुलर जो महाराष्ट्र से जुड़ी खबरें होंगी वो भाऊ के ही सानिध्य में, दिशा निर्देशन में, क्योंकि वो मराठी उनकी मातृभाषा है, तो लेकर के आएंगे। न्यूज लॉन्चर मराठी वर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। न्यूज लॉन्चर मराठी हे न्यूज लॉन्चर हिंदीचाच एक लहान भाऊ आहे आणि आता आम्ही लगातार रोज एक प्रोग्राम असतो। आता आम्ही रेग्युलर प्रोग्राम करू। काही मराठीतल्या मोठ्या व्यक्ती सुद्धा तिथे असतील। तर कृपा करून जसा आशीर्वाद तुम्ही याला दिला तसाच आशीर्वाद मराठीला पण द्या। ये आमची एक अपील है हाथ जोड़ू। सब्सक्राइब करा, शेयर करा। मराठी न्यूज चैनल भी आ रहा है। मैं वही मराठी में बोल रहा था कि मराठी न्यूज चैनल भी आ रहा है और वो बिल्कुल हिंदी के साथ ही छोटा भाई बन के रहेगा। और जो भी प्यार आपने हिंदी को दिया वो मराठी को भी दे दीजिएगा। मराठी के बहुत सारे व्यक्ति भी आएंगे, वो इंटरव्यूज भी होंगे और
लेटेस्ट जो खबरें, जैसी हिंदी में जो खबरें कहीं और नहीं छपती, जगह मिलती, वैसा प्रयास करेंगे। वो खबरें मराठी पे लाने के लिए, मराठी भाषा में, आपकी भाषा में, आपकी बोली भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उतना ही एक गुजारिश है आपसे। पूरा मराठी मानूस साथ रहा एक उद्धव ठाकरे के साथ। पूरा मराठी बेल्ट दादर से लेके आगे जो पूरा बेल्ट है, मराठी बेल्ट जिसको कहते हैं, वहां शिवसेना ने अपना गढ़ रोका है। अब पहले शिवसेना, अब कोई दर्शक कहेंगे तो पहले तो मराठी में शिवसेना बहुत सीटें लेती थी। पहले जितने भी गुजराती व्यापारी थे, जितना भी गुजराती पॉपुलेशन थी, मतदाता था, वो बाल ठाकरे को अपना गॉडफादर मानता था। क्योंकि जब भी व्यापारियों पे कुछ आन आती थी तो बाल ठाकरे की सेना भाग के जाती थी। लेकिन जैसे ही 2 गुजरातियों का दिल्ली में स्थापना हुई, इन सारों ने अपने आप को सीधा दिल्ली से जोड़ना शुरू कर दिया। नहीं तो उस मुंबई में कभी ये नहीं होता था कि गुजराती बिल्डिंग में ये पूछ के आपको बोला जाए कि नॉनवेज खाते हो तो घर किराए पे नहीं मिलेगा या घर बेचेंगे नहीं। ये बात बाला साहब ठाकरे की टाइम कभी नहीं थी। बाला साहब ठाकरे एक्सटॉर्शन से बचाते थे इनको, अंडरवर्ल्ड से बचाते थे उनको, और ये भगवान मानते थे उनको। लेकिन उनको लगा कि अब 2 भगवान दिल्ली में स्थापित हो गए हैं, तो वो वहां चले गए। उत्तर भारतीय जो मतदाता है, जो ट्रेडिशनल कांग्रेस के साथ रहता था, वो वहां का बीजेपी का शासन होने की वजह से बीजेपी के साथ आ गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप मुंबई में 4 सीटें बढ़ गए बस। ये देवेंद्र फडणवीस की अचीवमेंट है। बाकी जगह जो मैं पहले ही कह रहा था कि ये डिजाइंड चुनाव होते हैं, पहले से निर्णय पहले से तय होते हैं। इसीलिए जहां उनको पता है कि हारने वाले हैं, वहां पे सील टूटी हुई मशीनें आ जाती हैं। वो जो पत्र दिखा था, एक बार पत्र दिखा दो तो मैं उसको पढ़ के बता दूं क्या कह रहा है पत्र। पत्र लिखा है, निवडणूक निर्णायक अधिकारी उत्तर विभाग, वार्ड नंबर 172 से 181, सायन, मुंबई। लिखने वाले हैं प्रमोद काशीकर सावंत, निवडणूक प्रतिनिधि, चुनाव प्रतिनिधि। उम्मीदवार स्मिता शंकर साड़े उनके प्रतिनिधि है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वार्ड नंबर 180, 16/1/2026 का पत्र है। ईवीएम मशीनवर आपेक्ष असल्याबाबत, ईवीएम मशीन पे डाउट है, इसके बारे में ये पत्र है। बृहन मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग 180 ची मतमोजणी चालू असताना असे निदर्शनात आले की बूथ नंबर 32 मधील ईव्हीएम मशीन, ज्याचा नंबर BCVAA 87982 असा असून त्याच्या पेटीवरील टॅग नसून सील वापरण्यात आलेलं नाही आहे, दुसऱ्या ठिकाणी पडलेला आहे। त्याचबरोबर टैग वर PRO की सही देखील नहीं। त्यामुळे उनका ये कहना है कि ये जो मशीन है, मशीन नंबर भी उन्होंने बताया कि BCVAA 87982, इस मशीन की सील नहीं है। सील जो उसमें लगनी थी वो कहीं और पड़ी हुई थी, और जो सिग्नेचर होती है रिटर्निंग ऑफिसर की वो भी नहीं है। इसलिए हमको ये लगता है कि ये टेम्पर्ड किया गया है। इस वजह से तुरंत ये चुनाव का काउंटिंग या रोक दिया जाए और स्ट्रॉन्ग रूम का CCTV फुटेज अवेलेबल किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये पत्र लिया लेकिन इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, मतदान चलता रहा। कई जगह पे ये बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ कि जो मतदान का मशीन था, और मशीन का नंबर और काउंटिंग के लिए आया गया मशीन का नंबर मैच नहीं कर पा रहा था। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ पेन हो सकता है, इसमें नहीं कर सकते कुछ। स्लिप ऑफ पेन 7 के जगह 1 लिख जाए समझ में आता है, लेकिन पूरा नंबर ही नंबर अलग हो जाए तो ये स्लिप ऑफ पेन कैसा हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग है तो सब जायज है।
मार्कर तो आपने देख ही लिया, उसका तो कल भी बहुत बात हुई। कुल मिला के मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है ये डिजाइंड है। क्या क्या कौन से कारपोरेशन इनके हाथ से, मतलब सवाल ये नहीं कि इनके पास कितना मिला, ये तो डिजाइन चुनाव में आता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की कई कमजोरी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से अपना लड़ा, राज ठाकरे ने लड़ा, और ये बिहार पैटर्न फिर रिपीट हुआ कि जिसमें जिनकी सभाएं खाली होती है, जिनके रोड शो में स्कूल के बच्चे खड़े किए जाते हैं, वही चुनाव जीतते हैं। और जिनके रोड शो में पैर रखने को जगह नहीं होती, जिनके सभाओं में हजारों के तादाद में लोग खड़े होकर सुनते हैं, उनको वोट नहीं मिलते। ये नया है, मोदी है तो मुमकिन है। अब उसके बाद देखिए, एक हम चलेंगे विदर्भ की तरफ। देखिए नागपुर में बीजेपी है, अमरावती में बीजेपी है, अकोला में बीजेपी है। अमरावती में थोड़ा एकनाथ शिंदे के साथ है अपने बलबूते पे। अमरावती में तो मुख्यमंत्री के मामा के लड़के ही हार गए चुनाव, जो उनके कजिन ब्रदर थे, वो भी चुनाव हार गए देवेंद्र फडणवीस के। शायद लोगों को लगा होगा कि परिवारवाद के खिलाफ बहुत बोलते हैं तो इनको भी परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा ठीक रखने के लिए उसको हराया था। वो जीत के आता तो परिवारवाद का ठप्पा लगाता, तो इन लोगों ने एहसान किए देवेंद्र फडणवीस पे। लेकिन चंद्रपुर जो है, चंद्रपुर में कांग्रेस को बहुत अच्छा वहां प्रदर्शन रहा। एक तो चंद्रपुर में सांसद जो है वो कांग्रेस की है। वो सांसद है जिनके पति जब कांग्रेस को एक ही सीट मिली थी तब भी थे। लेकिन इसमें बीजेपी का अंदरूनी खेल भी है। इसी चंद्रपुर से मुनगट्टीवार आते हैं। वो मुनगट्टीवार जो एक समय प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े बड़े रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ कर सकते थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, वो मिनिस्टर के बाहर है, क्योंकि वो आज अपने गडकरी जी के कोटे में माने जाते हैं। तो उनको इतने सीनियर आदमी को मंत्रिमंडल से बाहर रखा और वो बार बार चीजें उठाते रहे हैं। ये कारपोरेशन जाने के बाद सारा ठिकरा जो है वो मुनगट्टीवार पे फोड़ा जाएगा कि मुनगट्टीवार के वहां नेता थे और वो अपनी कारपोरेशन तक नहीं बचा पाए। इसलिए चंद्रपुर में खेल हुआ। दूसरा खेल हुआ लातूर में। लातूर में तो एक बात मैं बार बार दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यदि जनता ने तय कर लिया तो चुनाव आयोग से लेकर सारे लोग फेल हो जाते हैं। कैसे? ये लातूर ने दिखा दिया। लातूर में क्या था, कोई कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही थी ऐसा नहीं था। विलासराव देशमुख थे लातूर के, लेकिन उनके बेटे विलासराव देशमुख इतने एक्टिव नहीं है और ना उनके भाई इतने एक्टिव है। यानी भाई से कमजोर बेटा है, भतीजा, मतलब विलासराव का बेटा अपने भाई से भी कमजोर पॉलिटिकली एक्टिव है। लेकिन जो रविंद्र चौहान है बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने जाके लातूर में ये कहा कि विलासराव देशमुख के सारे स्मृतियों को मैं मिटा दूंगा। लातूर विलासराव को बहुत प्यार करता था, इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री थे, इसलिए कि विलासराव बहुत अच्छे इंसान थे, संपर्क वाले इंसान थे, सही मायने में जननायक थे। तो सिर्फ बीजेपी को यह दिखाने के लिए कि उसकी स्मृतियां किसी का बाप नहीं रोक सकती, मोड़ सकती या तोड़ सकती, ये दिखाने के लिए लातूर ने एन ब्लॉक कांग्रेस को वोट किया, चाहे उम्मीदवार ठीक हो या गलत हो, और वहां पे कांग्रेस ने अपना पोजीशन बताई। एक है वसई वाला जो मामला है, विरार वसई, वो आघाड़ी चुनाव लड़ती है वहां पे, और वो वसई बिहार आघाड़ी जो है वो हितेन ठाकुर जो दोनों भाई हैं, तो आपा एमएलए है, उनके बेटे एमएलए होते थे, ये दोनों इस बार चुनाव हारे। लेकिन बाय एंड लार्ज ये इनके पास 2 या 3 एमएलए होते हैं हमेशा, और कारपोरेशन इनके पास होती है। लेकिन पिछली बार एमएलए नहीं बन पाए। लेकिन इन्होंने हमेशा जो सत्ता में आता है उसका समर्थन करते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस का समर्थन किया, बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी को समर्थन किया। ये 2029 में लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इंपैक्ट रखते हैं, उनके उनको देखते हुए बीजेपी ने यहाँ बहुत वीक गेम खेला और ये पूरा कारपोरेशन उनके हाथ में दे दिया। ये बीजेपी की ही बी टीम हो तो ऐसा मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि यदि ये मेरा वक्तव्य सुनेंगे तो हमारे आपा नाराज हो जाएंगे। हमारे बहुत पारिवारिक संबंध है मेरे आपा से,
लेकिन जो वस्तुस्थिति है पॉलिटिकली उसे हम नकार नहीं सकते, संबंध अपनी जगह पे रहते हैं। तो वो हो गई। अब आप देखते हो कि परभणी में बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन तीनों ने अपनी इज्जत का इशू बनाया, अलग अलग लड़े और बाकी लोग इकट्ठा लड़े, कांग्रेस शिवसेना सब मिलके। तो उसका इंपैक्ट देखने के लिए आया कि शिवसेना वहां पे एक कारपोरेशन बना रही है। तो शिवसेना के पास वो कारपोरेशन है, कांग्रेस के पास 2 है, एक भाई ठाकुर के यहाँ है। यमायम कुछ जगह किंग मेकर बनी है। कोल्हापुर भी भाऊ मामला है। कोल्हापुर नहीं, कोल्हापुर बना लेंगे ये। कोल्हापुर में क्या है, 81 सीटें है टोटल आशीष जी, उसमें से 26 बीजेपी को मिली है, 15 शिंदे को मिली है और उद्धव सेना को 1 है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 1 है, कांग्रेस को 34 है। 34 और 4, 34 और 1 उद्धव सेना की जोड़ दे तो 35 हो जाती है, और 35 और इतर भी पकड़ो तो 36 हो जाती है। तो भी वो 81 क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि इनका 26 और 15 मिलके ये करीब करीब 41 हो जाएगा। 41 में ऑलमोस्ट एक और साथ में एक, हाँ साथ में एक उनको उसका मिल जाएगा, अजित पवार का एक मिल जाएगा 1 सीट। तो वो कुल मिला के वहां पे वो बना लेंगे कोल्हापुर में, लेकिन डाइसी है बिल्कुल, क्योंकि अजित पवार के 4 है वहां पे और एक 4 वो जोड़ दीजिए इनके साथ तो 26 और 15 41 हो गए, और 41 और 4 45 हो गए। तो ये बना लेंगे वहां पे। लेकिन वहां कांग्रेस ने इनको अच्छा पानी पिलाया, कांग्रेस वहां पे अच्छी सीटें लेके गई है। 34 सबसे बड़ी पार्टी वहां पे कांग्रेस है वहां पे, बनी नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल 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 उनको कर दिया कई जगह। मतलब एक जगह जो एमआईएम का, यदि मैं देखूं इसमें मुझे एमआईएम का एक जो फैक्टर दिखाई देता है वो है कि एमआईएम को देखिए सीटें कैसी मिली है। मुंबई में बीएमसी में 6 मिली है, 5 उनको ठाणे में मिली है, यह अलार्मिंग है। उसके बाद 21 सीटें उनको मालेगांव में मिली है। मालेगांव में वो किंग मेकर साबित होंगे, वो जिनका समर्थन देंगे, क्योंकि मालेगांव में बीजेपी को 2 है, शिवसेना को 18 है, सबसे बड़ी पार्टी वहां एमआईएम है, ठीक है, और बाकी अन्य को 40 है। तो इन अन्य के भरोसे वहां पे मालेगांव में बीजेपी खेल करके स्थानिक आघाड़ी जो है वो कर लेगी। उसके बाद उनको 10 सीटें मिली है धुलिया में, और 2 सीटें मिलती है अहिल्यानगर, अहिल्यानगर मतलब अहमदनगर पुराना, जो अहिल्यानगर बोलते हैं उसको। उनको 33 सीटें मिली है पुराने औरंगाबाद में, जो अभी संभाजी नगर है, 33 सीट्स, और 13 सीटें उनको मिली है नांदेड़ में। 15 सीटें उनको मिली है अमरावती में। यह सरप्राइजिंग है, अमरावती में 15 सीटें मिलना, या मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। यदि हम ये कहें कि ये डिजाइंड है तो एमआईएम 100 से ज्यादा, 100 के आसपास सीटें लेना ये अपने आप में बड़ी खबर है। हाँ। और इससे क्या हो गया, पूरे देश में एक मैसेज गया कि जो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ हुआ करता था वो एमआईएम के साथ गया। इससे भाजपा को 2 जगह फायदा होता है। एक, कांग्रेस कमजोर होती है क्योंकि मुस्लिम मतदाता एमआईएम में खिसक गया, ये आपने एक धारणा बना दी समाज में। बना दिया। दूसरी बात हिंदुओं को ये बोलने के लिए, देखो मुसलमानों की पार्टी को जाता है तो आपको हिंदू पार्टी में आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए मुसलमानों को एमआईएम की तरफ पुश करना इनका अनिवार्य बात थी। और अभी माइक्रो लेवल पे मैंने डाटा मंगाया है, मुझे अगले वीक तक डाटा आ जाएगा, एक सीट का एमआईएम ने कहां सीटें, कौन सी सीट जीती, वहां पता पड़ेगा कि एमआईएम को किसने जितवाया है। हाँ, जितवाया किसने। तो वो एक ये फैक्टर है
नहीं तो एमआईएम का वजूद था, ऐसा नहीं। कहाँ था वजूद? एमआईएम का वजूद था संभाजीनगर, जो पुराना औरंगाबाद है, से लेकर नांदेड़ तक। ये पुराना निजाम है। जो हैदराबाद के निजाम का एरिया था, उसमें मराठवाड़ा था, उसमें धाराशिव, जिसको उस्मानाबाद कहते हैं, उसमें एक आध सीट मिल जाती ये। लेकिन अमरावती में इतनी सीटें मिलना, अमरावती में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन अमरावती में इतनी सीटें मिलना ये सरप्राइजिंग है। इसका मतलब कांग्रेस अपने मुस्लिम मतदाताओं को नहीं रिटेन कर पाया। यदि कांग्रेस से मुस्लिम हट जाता है तो फिर कांग्रेस की अहमियत यूपी में भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अब इसी ताकत के साथ एमआईएम अब यूपी में भी उतरेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, और उसको ये ताकत होगी। एमआईएम को पैसे की कमी होती नहीं, पैसा कहां से आता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक बात है। इसीलिए मैंने कहा कि एमआईएम की 100 सीटों का विश्लेषण एक सप्ताह के बाद हम फिर करेंगे, क्योंकि ये एक नई चाल है वो डिवाइड करने की। और पूरे महाराष्ट्र में अब क्या हो गया, किसी से भी बात करो, बोला देखा मुसलमानों के साथ ही चले गए। हम ही मूर्ख है, हमको भी अब बीजेपी का ही साथ देना होगा, नहीं तो ये मुसलमान सब चढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। ये एक ऐसा परसेप्शन चलवा दिया है कि जिससे हिंदू पोलराइज होने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस से मुस्लिम मतदाता दूर हो गया, ये बताने का प्रयास करेंगे। नहीं तो मुंबई का मुस्लिम मतदाता बाय एंड लार्ज समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ होता था। ये हमेशा का सपा को नहीं, वहां पे सपा के है एक दो सीटें आई है सपा के, सिर्फ हाँ, दो बस वही, जीते हैं। दो जीते। अबू उसमें सपा आजमी की विधानसभा सीट में एक भी वार्ड नहीं जीती सपा, इसीलिए कि वहां आपस में लड़ ली है, आपस में लड़ ली है। ये ओवैसी ने निपटवाया, ओवैसी ने। एग्जैक्टली उसमें कांग्रेस ने भी एक खेल खेला। मैं और जो है, हालांकि ये ईवीएम, 2 ईवीएम तो सील टूटी हुई थी, ईवीएम को लेकर के बड़ा खेल है, और 4 सीट के मार्जिन में ईवीएम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समझना चाहिए। आज हमने कार्यक्रम भी किया था वार्ड नंबर 2 दहिसर ईस्ट, वहां पर कुछ मशीनों का डेटा आया, बूथ वाइज जो डेटा आया भाऊ, सोचिए एक बूथ पर बीजेपी को मिले 17 वोट और कांग्रेस को मिले 16 वोट। दूसरे बूथ पर भाजपा को मिले 412 वोट, कांग्रेस को मिले 16 वोट। तीसरे बूथ पर भाजपा को मिले 413 वोट, कांग्रेस को मिले 16 वोट। 16 और बताते हैं, एक चौथा बूथ 527 वोट मिले भाजपा को, 72 मिले उद्धव को और 3 मिले कांग्रेस को। 72 उद्धव को, 3 मिले कांग्रेस को। उसी वार्ड का एक और बूथ, उस पर 517 मिले भाजपा को, 72 वहां मिले थे उद्धव को, 72 ही मिले एग्जैक्ट उद्धव को, और 3 कांग्रेस को थे, 3 ही मिले कांग्रेस को। मतलब देखिए, इन्होंने मशीनों का सील टूटा करके देखा, बाकी जगह देखा भी नहीं होगा, बाकी जगह बोला होगा तो सुना भी नहीं होगा। ये पैटर्न हमने बिहार में भी देखा, एक ही नंबर से, एक ही मार्जिन से लोग जीत रहे हैं। इसमें भी हमने स्टोरी की थी। इसीलिए मैंने कहा कि जब इनका माइक्रो लेवल पे जब एक वार्ड का आ जाएगा, खासकर 2-3 जगह पे मुझे देखना है कि एमआईएम कहाँ गई है, एमआईएम ने कैसा किया, एमआईएम को किसने जितवाया। ये सारा पैटर्न उसी दिन, मतलब जब डाटा सामने आ जाएगा तो सब खुल के सामने आ जाएगा और उसका विश्लेषण। लेकिन जो मुझे लगता है कि एमआईएम को प्रोजेक्ट किया गया, जितवाया गया, ताकि हिंदू मुसलमान भी पोलराइज हो, और जो कारपोरेशंस गई उनका कोई वजूद नहीं है, मैं बता रहा हूँ। चंद्रपुर, लातूर, विरार, वसई, परभणी बहुत छोटी है, बहुत छोटी। हाँ। जो मायना रखती है वो है बीएमसी, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, ये मायने रखती है। नागपुर, संभाजीनगर, यहाँ बढ़िया। लेकिन भाऊ ये देखिए ना, अभी वही बात आपने कहा कि भीड़ किसकी रैली में और चुनाव कौन जीत रहा है। इस बार जब चुनाव प्रचार बंद होने के बाद डोर टू डोर कैंपेन हुआ, तो परसों के ही कार्यक्रम में अतुल लोंडे पाटिल ने पब्लिकली बात
बोला है, इसको आप कोई काउंटर कर सकता है भाजपा वाला आकर के? ये बावनकुले, ये डोर टू डोर कैंपेन एक स्लम एरिया में, झुग्गी वाले एरिया में कर रहे थे, और अंदर जा करके वहां बैठ करके कहे कि इसको हम पक्का करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वहां पर लोगों ने घेर लिया, और 1000 की संख्या करीब करीब थी, घेर लिया कि ये चुनाव प्रचार बंद होने के बाद क्यों चुनाव प्रचार के समय ऐलान किए होते इसको, या आकर के अकेले में बताने की चीज तो नहीं, ऐलान कर दिए होते इसको आप। वहां घेर लिया। उसके बाद कुछ फिर वहां से बावनकुले की तरफ से फोन किया गया कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को। फिर ये मतलब अतुल ने कहा कि हम भी गए थे, हम और हमारे बहुत सारे साथी, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, हमको प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे रखी है, तो हम लोग गए, क्योंकि वहां से फोन पे कहा गया कि ये जो घेरे हैं इसमें कांग्रेस समर्थक लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो बावनकुले को उस इलाके से हम निकाल के लेके आए, और वहां तब तक वो अंदर बैठे रहे। वो वहां पर कांग्रेस साफ और भाजपा एक तरफा जीत रही है। एक और दिखाता हूं आपको, एक विजुअल दिखाता हूं जरा, देखिए ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या है। चलाइए भैया, ये देखिए, ये आवाज बंद कर दीजिए। ये नवी मुंबई का नेरुल इलाका है, नेरुल, और ये बताया जा रहा है दफ्तर जो शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने हैं, विजय माने का दफ्तर बताया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, अब ये समझिए, अब हटा दीजिए विजुअल, ये कोई कल्पना कर सकता है, हटा दीजिए विजुअल भाई, कल्पना कर सकता है कि भाजपा कार्यकर्ता मुंबई में शिवसेना के शहर प्रमुख का दफ्तर तोड़े, उसमें घुस करके। ये तो नहीं, एक बार बाला साहेब की आवाज पर भाजपाइयों तो उसमें जो बाला साहब का सबसे स्ट्रांग आदमी था गणेश नाइक, वो बीजेपी का अब वहां नेता है। हाँ, और वहां पे बीजेपी और एकनाथ शिंदे अलग अलग लड़े, हाँ, और वो युद्ध इतना भारी पड़ गया कि उनको वीडियो रिलीज करना पड़ा गणेश नाइक को, कि उम्र हो गई लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत सक्षम हूं। गोलियां खा के रात को नहीं सोना पड़ता मुझे, बिना दवाई का सोता हूं। ठीक है, पश्चाताप करोगे, बच्चे हो मेरे सामने। वहां सबसे ज्यादा राड़ा हुआ। न्यू बॉम्बे में पहले भी चुनावी हिंसा होती आ रही है, हत्याएं हुई हैं लोगों की। चौगुले करके था, उसके भाई को वहां की हत्या हुई वहां पे। लेकिन दादागिरी ऐसा नहीं कि मतलब बीजेपी ने भी वैसी, अब जो लोग जिनके ऊपर व्यभिचार के केसेस है, आरोप है, जो जेल काट चुके हैं, उनको भी चुनाव लड़वाया जाता है, उनको भी नामोनित किया जाता है। तो भाजपा के पास ऐसा लॉट बहुत आ गया अभी। मैंने बोला ना, सदाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दादा, पहलवान, ये सब इकट्ठा कर लिए उन्होंने। तो जब वो पूरा मनोनीत कर ठाणे जिले में बच्चियों के साथ दरिंदगी का आरोपी था। छोड़िए, जितना ठाणे जिले में पूरा एकनाथ शिंदे को ठाणे में कन्फाइन करके रख दिया कि जो कुछ भी है ठाणे नगर पालिका, बाकी ठाणे जिले की बाकी नगर पालिका में तुम दखल मत देना। और अजित पवार को तो बेचारे को एक पिंपरी चिंचवड़ चाहिए था, वो भी नहीं मिला। इस बार उन्होंने, इस चुनाव में उन्होंने अजित पवार, शरद पवार, इनको बिल्कुल डाउन कर दिया। अगला नंबर अब एकनाथ शिंदे का है। अगला चुनाव में जब एकनाथ शिंदे कहेगा कि मुझे ठाणे चाहिए, तो बोलेंगे नहीं, अब हम लड़ेंगे ठाणे, तुम में जितनी हिम्मत हो तुम तुम्हारी सीटें लाओ, बाद में देखेंगे। तो इसमें एक चीज, एक पॉइंट और भी मुझे लगता है कि अजीत पवार और शरद पवार ये बीजेपी के लिए भविष्य दूर तक का खतरा निपटाते हैं। ये खतरा बन सकते हैं, शिंदे खतरा नहीं बन सकते। शिंदे खतरा नहीं बन सकते। हाँ, ये भी है। चलते चलते जो है संजय राउत का एक क्लिप सुनवा देते हैं, एक सुनवा दीजिए भैया जरा। उनको लगता था कि हम मुंबई जीत नहीं पाएंगे, उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेज है, मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है।
बाकी कुछ नहीं। अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं होता। आपने जयचंद का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कम होते हुए नजर आ रहा है। नहीं, अभी ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक, लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। और सर एक और सवाल है, पीएमसी और पिंपरी चिंचवड़ के बाद जो नतीजे आए हैं, शरद पवार और अजीत पवार को काफी सेटबैक वहां देखने में आया क्योंकि एक पूरा वन साइडेड दिखाई दिया है। तो अभी जो मर्जर की जो अटकलें हैं, आज एक ही साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं बारामती में, हो सकता है कि आज ठीक है, उनके पार्टी में वो लोग क्या निर्णय लेंगे उसके ऊपर मेरा मत व्यक्त आपका आकलन किस तरह से रहेगा इसको आने वाले दिनों में, किस तरह से महाविकास आघाड़ी या फिर जो अपोजिशन का एक जो धड़ा है वो? देखिए, अजीत पवार ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते, इतना मैं कहूंगा। जिस तरह का माहौल पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में सरकार के खिलाफ बनाया था, देवेंद्र जी के खिलाफ बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में अजीत पवार के लिए खटास है, एक गुस्सा है। ज्यादा दिन तक अजीत पवार मुझे नहीं लगता है कि सत्ता में बैठेंगे। वो फिर उनकी घर वापसी होगी और दोनों पार्टी एक साथ, चाहे मर्जर हो या एक साथ वो काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और शिंदे को भी जाना पड़ेगा क्योंकि अगला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ लड़ने नहीं जा रही है, शायद लोकसभा भी। आपने अगले विधानसभा का जिक्र किया, आप लोग का किस तरह से कैलकुलेशन होगा यूबीडी शिवसेना और एमएनएस आने वाले? अभी देखो, आज नतीजे आए हैं। एक दो दिन में राज साहब, उद्धव साहब, हम सब लोग बैठेंगे। ये फैमिली मैटर है, शायद आज भी हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात करेंगे ना। हमारे बड़े नेता है तो उनसे बात करेंगे। जेपी के चुनाव साथ में लड़ेंगे, जिला परिषद के जो अभी देखेंगे, जिला परिषद के आएंगे चले जाएंगे। राव साहब एक सवाल और है, इंटरनेशनली पूछा जाए तो जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकाया, कल फिर से उन्होंने सब एक ही में सब पूछ लिए ट्रम्प भी। चलिए भाऊ, जिला परिषद आगे है, अभी भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चुनाव तो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे जिला परिषद, अरे बाबा 7 फरवरी तक तो जिला परिषद का 15 जिला परिषद का रिजल्ट है, उसके बाद बाकी बची हुई जिला परिषद। ये वन नेशन वन चुनाव करने वाले थे, ये जिला परिषद के चुनाव इकट्ठा नहीं कर पा रहे कि वन नेशन वन इलेक्शन करने वाले मोदी महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से लगातार चुनाव करवा रहे हैं। लगातार, कभी नगर परिषद, कभी नगर पंचायत, कभी जिला परिषद, कभी बीएमसी, नगर निगम, चुनाव ही चल रहे हैं। जो आदमी एक प्रदेश में एक साथ जो है स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं करवा पा रहा है, वो कहता है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये समझ लीजिए चुनाव जीतने कितने हथकंडे हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर अभी आते हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।